अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट क्लास 8 एसएसटी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह हम कंटेंट ओपन कर लेते हैं, आपको सिलेबस बता देते हैं। पिछली बार भी हमने सिलेबस आपको बता दिया था। चलिए देखते हैं सिलेबस क्या है आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम का। हमने बताया था कि आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में हिस्ट्री में क्या क्या आएगा, चैप्टर 3, 4 एंड 5 आएगा। और ज्योग्राफी में क्या आएगा, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 आएगा। और फिर हमने सिविक्स का बताया था, इसमें चैप्टर 3 और 4 आएगा। और जितने भी हमारा ये पीए फर्स्ट का सिलेबस है सिविक्स में 1 और 2, जैसे इसमें या इसमें चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी में, ऐसे हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 और 2। तो जितने भी पीए फर्स्ट का सिलेबस है वो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप उसका टेस्ट दे चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, हाफ ईयरली का सिलेबस पढ़ना है। जितना भी आपके हाफ ईयरली में आ रहा है वही आपको हाफ ईयरली एग्जाम के लिए तैयार करना है, ठीक है। चैप्टर 3, 4 इसमें पढ़ना है, इसमें 5 और 2 और 3 इसमें पढ़ना है, और इसमें 3 और 4 जिसमें हम ज्योग्राफी का कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, इसमें हम पार्ट नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा पार्ट नंबर 6 स्टार्ट होगा, ठीक है। हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पेज नंबर 111 ओपन करिए, फिर हम बताते हैं कैसे। पेज नंबर 111, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था पार्ट नंबर 5। यहाँ पर हमने डेट बता दी थी आपको कौन सी लिखनी है, कौन सी डेट नहीं लिखनी है। फिर ये मिनरल क्या होता है, टाइप्स ऑफ मिनरल क्या होता है, फिर उसमें बताया था हमने मेटेलिक मिनरल, फिर नॉन मेटेलिक मिनरल, फिर मेटेलिक मिनरल अलग अलग तरीके के थे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल का प्रोसेस बताया था हमने। माइनिंग कितने तरह की होती है, 2 तरह की, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग, ठीक है। उसके बाद हमने ड्रिलिंग बताया था, उसके बाद हमने बताया था क्वेरिंग, ठीक है। फिर हमने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग जितने भी हमने कंट्रीज़ हैं सबका हमने नाम बताया, और बताया कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ रिच अमाउंट में मिलता है। फिर उसके बाद हम यहाँ आ गए मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, अपने इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ हमारा कौन कौन सा मिलता है, आयरन कहाँ मिलता है, बॉक्साइट कहाँ मिलता है, माइका कहाँ मिलता है, कॉपर, मैग्नीज, लाइमस्टोन, गोल्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ हमारे किस स्टेट में मिलती हैं इंडिया के अंदर, हमने फिर ये पढ़ा। मतलब इंडिया के अंदर मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, किस हिसाब से है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा यूज़ ऑफ मिनरल्स, मिनरल का यूज़ क्यों है, हम क्यों करते हैं। फिर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल पढ़ा। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल में हमने ये जाना है कि हमें मिनरल को अपने आगे के फ्यूचर के लिए कंजर्व करके रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, कि आगे आने वाले लोग भी उसे इस्तेमाल कर पाएँ। फिर उसके बाद पावर सोर्सेज पढ़ा, रिसोर्सेज पढ़ा। फिर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ा हमने, फायरवुड जिसमें पढ़ा, कोल पढ़ा, ठीक है। पूरा इसमें हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ा, उसमें हमने एग्जांपल पढ़ी फायरवुड और कोल। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मैंने बताया था आपको, वो एनर्जी का वो सोर्स अगर हम उसे एक बार यूज़ कर लें तो दोबारा वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब वो एक बार यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, जैसे पेट्रोल, ठीक है, या ऑयल है, या डीजल है, या वुड है, सीएनजी है, ठीक है, एलपीजी है। ये सब क्या है, एक बार हम जला लेंगे, इसे यूज़ कर लेंगे तो वापस दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने यहाँ पढ़ा था टाइप्स ऑफ कोल। टाइप्स ऑफ कोल में हमने पढ़ा कि इसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है, पीट हमने पढ़ा। ये मतलब कोल की अलग अलग कोल की अलग अलग 4 क्या हैं, टाइप हैं। पहले में हमने बताया था पीट है, पीट में कार्बन कंटेंट कितना होता है, 30 से 35, लिग्नाइट में 35 से 45, बिटुमिनस में 50 से 60, और एंथ्रासाइट में 90 और उससे ज़्यादा। फिर हमने जगह देखी कहाँ कहाँ पर हमारा कोल ज़्यादातर मिलता है। फिर पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा हमने। पेट्रोलियम में हमने पढ़ा था पूरा कि पेट्रोलियम जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका 2 वर्ड से बनाया गया है। एक वर्ड है पेट्रा जिसका मतलब होता है रॉक, और एक वर्ड है ओलियम जिसका मतलब होता है तेल, तो पत्थर का तेल, ठीक है। ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स, इसलिए ये जो है हमारा ज़मीन से खोदकर पत्थरों के बीच से निकाला जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम यानी पेट्राओलियम यानी पेट्रोलियम, ठीक है, उससे ही नाम पड़ गया इसका। उसके बाद हमने यहाँ पर बताया था आपको कि हम नेचुरल गैस यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया था पेट्रोलियम पर। पार्ट 5 कंप्लीट हो गया था यहाँ पर हमारा पेट्रोलियम तक। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, इस पैराग्राफ तक हमने कंप्लीट कर दिया था। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर 6 में स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप लिख लिए पार्ट नंबर 6 स्टार्टेड नेचुरल गैस, ठीक है। आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्या होती हैं, गैस के बारे में तो आपने सुना होगा। नेचुरल गैस क्या है, अब नेचुरल गैस फाउंड विद पेट्रोलियम, यहाँ पर आप लिख लिए पार्ट 6 स्टार्टेड, और यहाँ लिख लीजिएगा पार्ट 5 एंड। यहाँ पर ये मैंने लिखवा दिया है आपको पहले, पार्ट 5 कंप्लीटेड और पार्ट 6 स्टार्टेड मैंने पहले बता चुका हूँ आपको। नेचुरल गैस फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट, ये कह रहे हैं नेचुरल गैस जो हमें मिलती हैं, सीएनजी जितनी भी है, एलपीजी, जो भी नेचुरल गैसेस हमें मिल रही है, ये कह रहे हैं वो जो हमारी नेचुरल गैसेस होती हैं वो हमें कहाँ से मिलती है, विद पेट्रोलियम डिपॉजिट, जहाँ पर पेट्रोलियम डिपॉजिट होता है, पेट्रोलियम जहाँ पर इकट्ठा होता है, जहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है, उसी के साथ ही वहीं पर हमें नेचुरल गैस मिलती है।
इट इज़ रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज़ ब्रॉट टू द सरफेस। और ये कब निकलती हैं गैसेस? अब आप कह रहे हैं उसके साथ कैसे रहती है, उसके साथ कैसे निकलती है, पेट्रोल के अंदर कैसे गैस रहती है? तो ये गैस कैसे निकलती है? जब हम क्रूड ऑयल निकालते हैं सरफेस के अंदर से, ठीक है, ड्रिलिंग के ज़रिए ऑयल को, तेल को हम निकाल रहे होते हैं, तब ये गैसेस निकलती हैं, ये गैस जो है निकल रही होती हैं। इट कैन बी यूज एज अ डोमेस्टिक एंड इन इंडस्ट्रियल फ्यूल। और इसे हम डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। डोमेस्टिक टूल पे जैसे हम अपने घर में सिलेंडर यूज़ करते हैं, ठीक है, या देखा होगा कुछ कारें होती हैं, कार तो नहीं, या ऑटो, जैसे ऑटो होते हैं, ऑटो रिक्शा, उसमें भी सीएनजी से चलता है, ठीक है। तो इसी तरह से वो भी गैस चलती हैं। यही कह रहे हैं इंडस्ट्रीज फ्यूल के तौर पर और डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। रशिया, नॉर्वे, द यूके, ईरान एंड कतर एंड द नीदरलैंड आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रोड्यूसर हैं, सबसे ज़्यादा जहाँ पर नेचुरल गैस बनती है, वो कौन कौन से हैं? एक रशिया, नॉर्वे, यूके, ईरान, कतर और नीदरलैंड, ठीक है। ये कंट्री के नाम बताए जहाँ पर ये जो है मेजर प्रोड्यूसर हैं नेचुरल गैस के। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में इन्हीं कंट्रीज़ में क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। कौन क्या प्रोड्यूस होता है? नेचुरल गैसेस। उसके बाद आ गए हम यहाँ पर इन इंडिया जैसलमेर, द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। इंडिया के अंदर जो जैसलमेर है, जहाँ पर कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है, और जैसे जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और त्रिपुरा एंड सम ऑफशोर एरियाज ऑफ मुंबई एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज। ये कह रहे हैं हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। ये कह रहे हैं आप हमारे जो इंडिया की बात करें तो कहाँ पर नेचुरल गैस रिसोर्सेज हैं, कहाँ से हमें नेचुरल गैसेज मिल रही हैं? तो कहाँ से मिल रही है? एक तो जैसलमेर हो गया, कृष्णा हो गया, कृष्णा गोदावरी डेल्टा हो गया पूरा, और त्रिपुरा हो गया, और कुछ मुंबई के एरियाज़ में, ठीक है, कुछ मुंबई एरियाज़ में। बट सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स आर फाउंड इन वेरी फ्यू कंट्रीज़। मगर ये कह रहे हैं मगर जो हमारी ज़्यादातर सफिशिएंट नेचुरल गैसेज हैं, वो गैस रिजर्व हैं, वो कुछ ही कंट्रीज़ में ही मिलती हैं। हर कंट्रीज़ में, जैसे हर कंट्रीज़ में कोयला है, आयरन है, बॉक्साइट है, ऐसा है ना, हर कंट्री में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो है, मगर जो नेचुरल गैसेज हैं वो हर कंट्रीज़ में ऐसे नहीं हैं, ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। और कोल और पेट्रोलियम जो हैं वो भी हमारे क्या कहलाते हैं? फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। बिकॉज दे वर मेड फ्रॉम फॉसिल। क्यों? क्योंकि वो मेड हुए हैं, बने हैं, फॉसिल से बने हैं। किससे बने हैं? फॉसिल से बने हैं। कैसे पता चला फॉसिल से बने हैं? हमने कहा ना कि ये कह रहे हैं हम फॉसिल फ्यूल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा जब बहुत साल हो जाते हैं तो किसी की बॉडी या उसका फॉसिल बच जाता है, निशान, वैसे तो कहते हैं निशान को, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फॉसिल। अब उससे फ्यूल बन रहा है तो उसे हमने कह दिया फॉसिल फ्यूल। फॉसिल से बनने वाले फ्यूल को हम क्या कह देते हैं? फॉसिल फ्यूल, ठीक है। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहते हैं। यही कह रहे हैं हमारा जो कोल और पेट्रोलियम है ये भी हमारा फॉसिल फ्यूल कहलाता है, बिकॉज दे वर मेड फ्रॉम फॉसिल्स। यू ऑलरेडी नो दैट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। ये कह रहे हैं आपको पहले से ही पता है कि हज़ारों साल, मिलियनों साल लग जाते हैं क्या करने के लिए? फॉसिल्स फ्यूल के फॉर्मेशन के लिए, फॉसिल फ्यूल के बनने में मिलियन साल लग जाते हैं। बट ह्यूमन बीइंग आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल एट एन अलार्मिंग रेट विच इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। ये कह रहे हैं मगर जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, वो लोग फॉसिल फ्यूल को एक अलार्मिंग रेट से, मतलब लगातार घड़ी सेकंड के हिसाब से वो यूज़ कर रही है उसे, ठीक है, जो कि एक कॉज ऑफ कंसर्न है, जिसे देखना चाहिए, उस पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, इस सोचने की बात है। क्यों? क्योंकि आगे जाके हमें परेशानी होगी जब सारा फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो कैसे गाड़ी मोटर चलेंगी, सारी फैक्ट्रियाँ कैसे चलेंगी, बड़ी बड़ी मशीनें कैसे चलेंगी, एरोप्लेन कैसे उड़ेंगे, ठीक है, समुद्री जहाज़ कैसे चलेंगे, फिर तो कैसे चलना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कोयले की मदद से, तो कोयला भी तो फॉसिल फ्यूल है, वो भी ख़त्म हो गया, फिर तो कैसे चलेंगे? फिर तो नाव ले लेके चला करेंगे या साइकिल चलाया करेंगे। तो इसीलिए आगे जाके परेशानी हो, इसलिए बेहतर है कि हमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज करना चाहिए, यानी रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना चाहिए। इफ़ दिस कंटिन्यूज अ टाइम वुड कम व्हेन ऑल द रिजर्व्स ऑफ फॉसिल फ्यूल वुड कम व्हेन ऑल द रिजर्व ऑफ फॉसिल फ्यूल वुड बी एग्जॉस्टेड। यहाँ पर ये वुड कम 2 बार लिख दिया है। वैसे अब ये है क्या? इफ़ दिस कंटिन्यूज़, ये कह रहे हैं अगर ऐसे ही चलता रहा, इफ़ दिस कंटिन्यू, अगर ऐसे ही चलता रहा, अ टाइम वुड कम व्हेन ऑल द रिजर्व्स ऑफ फॉसिल फ्यूल वुड बी एग्जॉस्टेड। ये 2 बार लिख दिए ये वाले वर्ड,
ठीक है, ऑल द रिजर्व ऑफ फॉसिल फ्यूल, फिर यहाँ पर वुड कम व्हेन ऑल द रिजर्व ऑफ फॉसिल फ्यूल वुड बी एग्जॉस्टेड। मतलब ये सिंपली कहना चाह रहे हैं एक टाइम ऐसा आएगा जब का फॉसिल फ्यूल आपका जो है सारा का सारा वो एग्जॉस्ट हो चुका होगा, मतलब ख़त्म हो चुका होगा। अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे, ऐसे ही कंटिन्यू से यूज़ करते रहे, इस्तेमाल करते रहे, तो एक टाइम ऐसे आएगा कि सारा का सारा आपका फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्ट हो चुका होगा। फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। और ये कह रहे हैं फॉसिल फ्यूल की अगर बात करें तो वो देखा जाता है कि वो क्या करता है, हमारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है, मतलब पार्टिसिपेट करता है। ये कैसे कह सकते हैं, उसका बहुत बड़ा हाथ है। अगर फॉसिल फ्यूल नहीं होता तो हमारा पॉल्यूशन भी इतना गंदा नहीं होता। क्यों? हम फॉसिल फ्यूल को बंद करते हैं, फॉसिल फ्यूल की मदद से चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसमें से धुआं निकलता है। क्या होता है उससे? हमारा एनवायरनमेंट ही तो गंदा हो रहा है। एयर पॉल्यूशन हो रहा है, नहीं हो रहा है? सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो रही है? सांस की बीमारी हो रही है, स्किन डिजीज़ हो रही है, क्या हो रहा है? ये सब फॉसिल फ्यूल के ओवर यूज़ की वजह से हो रहा है, ज़्यादा यूज़ की वजह से हो रहा है। ठीक है, on one hand we are moving toward a time when there would be no fossil fuel, and on the other hand we are polluting our environment by repairing। ये कह रहे हैं एक साइड देखा जाए, अगर मतलब एक साइड देखा जाए, या हम ये कह सकते हैं अगर एक जगह देखा जाए तो हम जो है ऐसे टाइम की तरफ जा रहे हैं, ऐसे वक्त की तरफ जा रहे हैं जबकि हमारा कोई फॉसिल फ्यूल रहेगा नहीं। मतलब हम ऐसे समय की तरफ पहुंच रहे हैं जहां पर हमारा फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम जिस हिसाब से देख रहे हैं लोग बाग फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, इस हिसाब से अगर लोग बाग फॉसिल फ्यूल यूज़ करते गए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी हाथ पर अगर देखा जाए तो हम अपने एनवायरनमेंट को इसी फॉसिल फ्यूल को यूज़ कर करके ख़राब कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूल विच इज़ रिन्यूएबल एंड क्लीनर एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल इज़ प्रोबेबली द बेस्ट आंसर टू अवर एनर्जी नीड्स। ये कह रहे हैं फ्यूल जो कि रिन्यूएबल हो और क्लीनर हो और साफ़ हो, मतलब फ्यूल वो वाले जो कि रिन्यूएबल हो, दोबारा हम इस्तेमाल कर पाएँ, और जो कि साफ़ हो एज़ कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल, जैसे कि हमारे फॉसिल फ्यूल हैं उसके मुकाबले ऐसे ना हो, फॉसिल फ्यूल की तरह ना हो, वो क्लीन हो, साफ़ हो, एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करता हो, या हम उसे रिन्यू कर पाएँ, दोबारा इस्तेमाल कर पाएँ, इज़ प्रोबेबली द बेस्ट आंसर टू अवर एनर्जी नीड्स। तो वो हमारे लिए ऐसी एनर्जी जो हमें चाहिए उसके लिए बेस्ट आंसर होगा कि हमें कोई ऐसा फॉसिल फ्यूल मिल जाए, नॉट फॉसिल फ्यूल तो हमें पॉल्यूशन करता ही है। ठीक है, कोई ऐसा फ्यूल मिल जाए जिससे पॉल्यूशन ना हो, एनवायरनमेंट गंदा ना हो, और उसे हम बार बार यूज़ कर पाएँ, कभी ख़त्म ना हो। ठीक है, अभी पढ़ेंगे वो कैसा फ्यूल है और वो बार बार हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर आया यहाँ पर हमारा हाइड्रो पावर क्या है? हाइड्रो पावर इज़ अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कह रहे हैं हाइड्रो पावर जो है एक क्लीन सोर्स है, साफ़ सुथरा सोर्स है एनर्जी का, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, एनवायरनमेंट में इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है, इससे यूज़ करने से, हाइड्रो पावर के सोर्स को यूज़ करने से कोई पोल्यूशन नहीं होता है। वाटर विच इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स इज़ द सोर्स ऑफ हाइड्रो पावर। ये कह रहे हैं जो पानी है, वाटर है जो कि हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो क्या है हमारा? इज़ द सोर्स ऑफ हाइड्रो पावर, वो हाइड्रो पावर का सोर्स है। हाइड्रो पावर क्या है? हाइड्रो पावर में क्या होता है, पानी की मदद से बड़े बड़े टरबाइन, बड़े बड़े पंखे आपने देखे होंगे लगे होते हैं, तो झरने गिरते हैं उसके ऊपर, तो पंखे घूमते हैं, फिर उससे बिजली पैदा करते हैं, उसे ही कहते हैं हाइड्रो पावर। पानी की पावर, पानी की एनर्जी को यूज़ करना। फॉर एक्सप्लॉइटिंग द पावर फ्रॉम द फ्लो ऑफ वाटर, ये कह रहे हैं कि जो फ्लो ऑफ वाटर होता है, पानी का बहाव होता है, उससे पावर को एक्सप्लॉइट करना, उसके एक्सप्लॉइट करने के लिए वाटर इज़ कलेक्टेड इन वेरी हाई डैम एंड रिलीज। ये कह रहे हैं पानी को जो है बहुत ऊंचे डैम पर क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, उसके बाद अचानक से रिलीज़ किया जाता है, गिराया जाता है। द मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर टर्न्स द ब्लेड्स ऑफ टरबाइन एंड एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। और ये कह रहे हैं जब पानी जो है टरबाइन की पंखड़ियों पर, आपने देखा होगा बड़े बड़े पंखे, कहीं पर फोटो में देखा होगा या मूवीज़ में देखा होगा कि बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं ग्राउंड में, तो ऐसे टरबाइन जो है जब ऊंचाई से पानी गिर रहा होता है कहीं पहाड़ से कहीं से, तो उसके नीचे लगा दी जाती है कि जब वो पानी से पंखा घूमेगा तो उससे बिजली पैदा होगी, और उसे क्या कहते हैं उस बिजली को? दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो पावर को यूज़ करके, पानी की पावर को यूज़ करके, हाइड्रो मतलब पावर, पानी, हाँ, पानी की पावर को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाने को कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है इसे हम कहेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो पावर इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर इन द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज 25% ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाई हाइडल पावर।
ये हाइडल लिखा है, वैसे हाइड्रो होना चाहिए, यहाँ पर हाइड्रो कर दिएगा, ठीक है। हाइडल लिखा है ना ये, तो ई एल हटा के आर ओ कर दिए। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम वर्ल्ड के अंदर बात करें तो हमारा जो हाइड्रो पावर है वो जो है मेजर कंट्रीब्यूटर है पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। क्यों? ये कह रहे हैं हमारे वर्ल्ड में 25% जो बिजली बनती है पूरे वर्ल्ड में वो हमारे पानी के ही मदद से बनती है। क्यों? वैसे आपने सुना होगा कि हम कोल भी यूज़ करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, तो वहाँ पर हम फॉसिल फ्यूल की जगह हम अब पानी का यूज़ कर रहे हैं 25%। अगर 75% बिजली भी हम ऐसे ही बनाने लगे पानी की मदद से और कोई कोल कोई फ्यूल नहीं यूज़ करेंगे तो कितना हमारी बचत होगी। अब अभी क्या हो रहा है, अभी तो हम कोल फ्यूल्स यूज़ करते हैं उसकी बड़ी बड़ी मशीनें चलाने के लिए, ठीक है, उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और अगर हम ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए फॉसिल फ्यूल यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एक ज़माना आएगा ख़त्म हो जाएगा फॉसिल फ्यूल, ठीक है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल तो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होगा ना जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। फिर आया पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं जो पैराग्वे है, नॉर्वे है, ब्राज़ील है, चाइना है, ये जो मैंने कंट्री के कुछ नाम बताए हैं, ये लीडिंग प्रोड्यूसर हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है ये कंट्री, ये सबसे अव्वल नंबर पे, सबसे पहले नंबर पे आती है, जो कि पानी की मदद से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हाइड्रो की मदद से, पानी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है वर्ल्ड के अंदर। इन इंडिया भाखरा नंगल, गांधी सागर और नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट आर द मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग साइट्स। ये कह रहे हैं इंडिया के अंदर जो मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग साइट्स हैं वो कौन कौन सी इंडिया के अंदर, एक भाखरा नंगल और गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली, ये सारी कुछ जगहें हैं जहाँ पर जो है मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग साइट्स कहलाती हैं। मतलब यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस यूज़ होता है, मतलब पानी की मदद से बिजली बनाई जाती है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? These sources of energy are fairly new in use and most of them have been discovered in an attempt to reduce our dependency on fossil fuel. Some of them are discussed below. ये कह रहे हैं ये जो हमारे सोर्सेस हैं एनर्जी के, ये क्या हैं, आर फेयरली न्यू, ये हम कह सकते हैं ये पूरी तरह से नए हैं। इन यूज़ मतलब यूज़ करने के लिए पूरी तरह से नए हैं। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हैव बीन डिस्कवर्ड इन अटेम्प्ट टू रिड्यूस अवर डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल। ये कह रहे हैं जो हमने ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारा जो अटेंशन था कि इसे डिस्कवर किया जाए, ऐसी कोई एनर्जी खोजी जाए, या नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को जो खोजा गया, इसे डिस्कवर किया गया सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी है, हम जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड कर रहे हैं इतना ज़्यादा, उस पर जो है हम टिके हुए हैं कि फॉसिल फ्यूल की मदद से पूरी ज़िंदगी चला रहे हैं, तो उसका रिड्यूस करने के लिए, उसका यूज़ को कम करने के लिए, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट को गंदा कर रहा था, इसलिए उसका यूज़ कम हो, उसकी यूज़ को कम करने के लिए क्या करा गया, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को खोजा गया, ढूंढा गया, डिस्कवर किया गया। सम ऑफ देम आर डिस्कस बिलो। कुछ नीचे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। पहला है हमारा न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर क्या है? एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। न्यूक्लियर पावर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम यूरेनियम एंड थोरियम। ये कह रहे हैं न्यूक्लियर पावर जो होती है वो यूरेनियम और थोरियम से मिलती है हमें। कहाँ से? यूरेनियम और थोरियम से मिलती है न्यूक्लियर पावर। उसके बाद इट इज़ लेस वाइडली यूज्ड एज़ कम्पेयर टू द अदर टू पावर सोर्सेज। ये कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है जैसे कि दूसरा अदर टू जो कम पावर सोर्सेज आपको दिए हुए हैं, ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जैसे हैं। तो ये हमारा जो न्यूक्लियर पावर एनर्जी है इसे बहुत कम यूज़ किया जाता है। क्यों? थोड़ा डेंजरस होता है ये। इट कंट्रीब्यूट अबाउट 5% ऑफ द ग्लोबल एनर्जी प्रोडक्शन। ये कह रहे हैं हमारा जो 100% प्रोडक्शन हो रहा है एनर्जी का, उसमें से 5% एनर्जी प्रोड्यूस कौन करता है? न्यूक्लियर पावर के अंदर, ठीक है। इट इज़ एट द सेम टाइम हार्मफुल बिकॉज, ये कह रहे हैं इट इज़ एट द सेम टाइम हार्मफुल बिकॉज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कॉज वेरियस एलिमेंट्स एंड डिजीजेस टू ह्यूमन बींग्स। ये कह रहे हैं ये अगर हम देखा जाए तो इसका 5% फ़ायदा तो है, ग्लोबल एनर्जी प्रोडक्शन कर रहा है, मगर साथ साथ ही नुकसान भी करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से कुछ रेडियो एक्टिव वेव्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकलते हैं जो कि इंसान के अंदर कमियां पैदा करते हैं, इंसान को बीमार कर देते हैं। कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया, द यूएसए, कनाडा, साउथ अफ्रीका, इंडिया पॉजेस यूरेनियम रिजर्व। ये कह रहे हैं अब जो कंट्रीज़ है जैसे कि हमारी ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, साउथ अफ्रीका और इंडिया, इसके अंदर यूरेनियम पाया जाता है। इन इंडिया न्यूक्लियर रिएक्टर्स
इन इंडिया न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर प्रेजेंट एट द फॉलोइंग प्लेसेस। ये कह रहे हैं इंडिया के अंदर अब न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं, मतलब जहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मतलब ये कह सकते हैं जहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट कह सकते हैं या न्यूक्लियर रिएक्टर्स जहाँ पर न्यूक्लियर पावर जनरेट की जाती है। पहला है तारापुर महाराष्ट्र में, दूसरा है रवतभता राजस्थान में, तीसरा है कैगा कर्नाटका में, चौथा है कलपक्कम तमिलनाडु में, फिफ्थ है ककापरा गुजरात में, ठीक है, फिर है नरोरा उत्तर प्रदेश में, फिर है कंदाकुलम तमिलनाडु में। ये कुछ जगहें हैं जहाँ पर हमारे क्या हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद आ गए हम सोलर एनर्जी पे। और अगर मैं आपको बता दूं तो ये जो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं ये वो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं अगर हम इसे एक बार यूज़ करें तो दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ख़त्म नहीं होगा। जैसे सोलर एनर्जी आ गया अब यहाँ पर सोलर एनर्जी आ गया। द सन रेडिएट्स एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये कह रहे हैं जो सन है हमारा जो सूरज है वो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करता है, रेडिएट करता है, उसके अंदर से बहुत तरह तरह की बहुत ज़्यादा एनर्जी और रेडिएशंस निकलती हैं। If a small portion of that energy could be captured and converted into electricity, ये कह रहे हैं अगर कोई थोड़ा सा हिस्सा सूरज की रोशनी जो आ रही है उसकी एनर्जी का हमने एब्जॉर्व कर लिया और उसे हमने कैप्चर कर लिया तो उसे हम क्या करते हैं एंड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, हम उसे बिजली में तब्दील कर देते हैं। आपने देखा होगा अब छतरियाँ लगती हैं घर पे, प्लेट बड़ी बड़ी प्लेट टाइप की लगती है पूरी, देखा होगा आपने स्क्वायर शेप में आपको देखा होगा। उसमें क्या होता है पूरे दिन वो चार्ज होता है धूप की रोशनी से और उसके बाद रात में हम उसे यूज़ करते हैं। तो उससे क्या हुआ है हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, हमारा ना बिल आएगा, बिल का खर्चा कम होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होगा और फॉसिल फ्यूल कोई यूज़ नहीं होगा। जहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा फॉसिल फ्यूल यूज़ नहीं होगा उसे बनाने के लिए, तो आगे आने वाले लाइफ के लिए फॉसिल फ्यूल भी बचेगा। तो वही क्या कह रहे हैं ये विंड एनर्जी बहुत क्या है, अगर इफ़ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एनर्जी कुड बी कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी ऑल द अर्थ एनर्जी नीड वुड बी सेटिस्फाइड चीपली। ये कह रहे हैं अगर थोड़ी सी भी एनर्जी जो कि हमारी सन से कैप्चर की जा सकती है अगर उसे कैप्चर करके कन्वर्ट कर दिया जाए इलेक्ट्रिसिटी में तो सारी जो एनर्जी है जो अर्थ पर चाहिए, ठीक है, ऑल द अर्थ एनर्जी नीड वुड बी सेटिस्फाइड चीपली। तो कह रहे हैं अर्थ पर जो एनर्जी चाहिए वो बहुत सस्ते में निपट जाएगी, ईजिली निपट जाएगी आसानी से, एंड विदाउट एनी डैमेज टू द एनवायरनमेंट, और कोई एनवायरनमेंट को डैमेज भी नहीं होगा। द सनलाइट कैन बी चेंज इनटू इलेक्ट्रिसिटी विद द यूज़ ऑफ सोलर सेल। ये कह रहे हैं जो हमारी सनलाइट होती है वो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हो सकती है, किसकी मदद से, सोलर सेल की मदद से। हमने बताया था आपको सोलर सेल लगाए जाते हैं घर पे, छतरियाँ टाइप की लगाई जाती हैं पूरी, उसमें क्या होता है पूरे दिन वो चार्ज होता है, बैटरी जो होती है उससे कनेक्टेड होती है, वो चार्ज होती है, उसके बाद फिर वो बल्ब या जो रॉड है वो उससे जलती है। विच आर मेड ऑफ मोस्टली ऑफ सिलिकॉन, और वो सोलर सेल जो होता है वो किससे बनता है हमारा, सिलिकॉन से बनता है। किससे बनता है, सिलिकॉन से बनता है। दिस कैन हेल्प ट्रॉपिकल कंट्रीज़, और ये जो है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ को हेल्प कर सकता है वेयर देयर इज़ इनफ सनशाइन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होती है, ठीक है, यहाँ पर ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में बहुत मदद कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होती है। अब कहीं पर धूप ही नहीं निकलती, मान लो कश्मीरी इलाका है, बर्फीला इलाका है, तो वहाँ पर सोलर एनर्जी कैसे यूज़ कर लेगा, कोई नहीं यूज़ कर पाएगा। उसके लिए क्या चाहिए, सनशाइन होनी चाहिए। बस सोलर सेल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। ये कह रहे हैं मगर जो हमारे सोलर सेल होते हैं जो घर में लगाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, तो इसलिए बहुत से लोग इसे एफर्ट नहीं कर पाते हैं, ख़रीद नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं इतना ख़रीदेंगे इससे अच्छा बिल ही दे देंगे, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं। फिर आ गए हम विंड एनर्जी पे। तो विंड एनर्जी में देखिए, विंड एनर्जी इज़ जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ विंड मिल। ये कह रहे हैं विंड एनर्जी जो है वो विंड मिल की हेल्प से जनरेट होती है। इट इज़ अ मशीन which is driven with the help of wind and turbine which is rotated when wind start blowing। ये कह रहे हैं वो एक मशीन होती है जो कि चलती है जबकि हमारे किसकी मदद से, विंड की मदद से, और जो हमारा टरबाइन होता है वो रोटेट करना शुरू कर देता है, ठीक है, क्या करना शुरू कर देता है, रोटेट करना शुरू कर देता है जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही होती है, उसकी मदद से पंखा चलने लगता है। इट इज़ वन ऑफ द चीप क्लीन एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये कह रहे हैं ये सबसे ज़्यादा सस्ता, साफ़ सुथरा और रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, मतलब हम इसे रोज़ के रोज़ यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आज हमने यूज़ कर लिया तो अब ख़त्म हो गया, कल नहीं होगी हवा, पंखा, या हमारा परसों हवा नहीं आएगी, ठीक है। तो उससे क्या है, ये एक क्या है, चीप सोर्स है और
रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब हम इसे रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इन इंडिया कोस्टल स्टेट्स लाइक गुजरात एंड महाराष्ट्र हैव पोटेंशियल फॉर हार्नेसिंग दिस एनर्जी। ये कह रहे हैं जो इंडिया के अंदर कुछ स्टेट हैं जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ के पास इनके पास ये पावर है, ये पोटेंशियल है कि इस एनर्जी को वो हार्नेस कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं, कन्वर्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। फिर आगे है हमारा बायोगैस एनर्जी। बायोगैस एनर्जी क्या है? द गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। ये कह रहे हैं जो गैसियस फ्यूल होता है, जो गैस से फ्यूल बनता है, उसे हम कहते हैं बायोगैस। कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम द ऑर्गेनिक वेस्ट, और ये ऑर्गेनिक वेस्ट से ऑप्टेन हो सकता है, ऑर्गेनिक वेस्ट से हम इसे ऑप्टेन कर सकते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा एक होता है गोबर गैस, उसमें क्या होता है गांव वाले इलाके में या कहीं पर जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, या ज़रूरी नहीं है गोबर गैस ही कहूँ मैं, सारा कचरा फचरा जो खाने पीने का छिलका है वो भी बड़े बड़े गड्ढों में भर दिया जाता है, फिर उससे जो है गैस निकलती है, उसे ऐसे रखने पर फिर वो पाइप कनेक्ट किए जाते हैं घरों में। अभी आगे पता नहीं एक्सप्लेन किया है इसमें कि नहीं, ठीक है। विच इंक्लूड्स डेड प्लांट, उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या क्या आता है? डेड प्लांट यानी मरे हुए जानवर, मरे हुए पौधे कौन आते हैं? विच इंक्लूड्स डेड प्लांट्स, इसमें डेड प्लांट्स आते हैं। और मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या क्या होता है? डेड प्लांट्स होते हैं, मरे हुए पेड़ पौधे। उसके बाद पेज नंबर 118 पे एनिमल डंक, और एनिमल जो जानवर, एनिमल का वेस्ट मटेरियल होता है यानी गोबर जो होता है, आपने देखा होगा डायरेक्टली लोग बाग कंडे यूज़ करते हैं, गोबर को सुखा के उससे कंडे बनाते हैं और उससे भी खाना बनाते हैं। और जो हमारा बायोगैस बनती है, या हमारी जो हमने पीछे बताया अभी, वो भी इसी की मदद से बनती है, ठीक है। टहनी पड़ी हुई है, टूटे फूटे पत्ते हैं, ये सब और मतलब वेस्ट मटेरियल जो है हमारा प्लांट का वो, या एनिमल डंक है। एंड किचन वेस्ट, और जो किचन का वेस्ट है, किचन का वेस्ट मतलब क्या होता है? हमारा खाना, ख़राब खाना, ठीक है, चाय पत्ती वाय पत्ती जो होती है हम फेंक देते हैं, या हमने खाना ख़राब हो गया, सब्ज़ी फेंक दी, आलू फेंक दिया, आलू के छिलके, मटर के छिलके। किचन वेस्ट में प्लास्टिक, रबड़, कटर ये सब तो आता नहीं है, ठीक है, लोहा फोहा तो आता नहीं है प्लास्टिक उसमें, किचन वेस्ट में सब ऑर्गेनिक वेस्ट आता है जो घुल जाए ज़मीन के अंदर। बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कह रहे हैं बायोगैस जो है हमारा वो किसका मिक्सचर है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। दीज गैसेज आर रिलीज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट, और ये कह रहे हैं ये गैसेज जब रिलीज होती है जब हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट का डिकम्पोजिशन हो रहा होता है। दिस कैन ऑल्सो प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैन्योर, और ये कह रहे हैं इससे हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर भी प्रोड्यूस हो सकता है। दीज द गैसेज कैन बी यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड लाइटनिंग, और ये कह रहे हैं ये जो गैसेज है वो कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए और लाइटनिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आया हमारा टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी में क्या है? अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर ट्वाइस अ डे इज नोन एज टाइड। हमें पता है टाइड क्या होता है, हर रोज़ हमारा जो है, आपने देखा होगा समंदर जो है उसका पानी उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, मतलब टाइड आती हैं, उसके अंदर लहरें आती हैं, 2 बार हर दिन पक्का आती हैं। ये 2 बार हर दिन उसका टाइम होता है कि वो आनी ही आनी है, 2 टाइड्स आती ज़रूर हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? टाइड्स कहते हैं। दीज टाइड कैन बी यूज़ फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये कह रहे हैं उस टाइड को हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, बिजली बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। A turbine is fixed in coastal areas and it rotates with the ascending or descending of water, hence thereby producing electricity। ये कह रहे हैं टरबाइन जो है फिक्स कर दी जाती है कोस्टल एरियाज़ में, और क्या होता है वो घूमने लगती है कब? जब पानी बढ़ता है और घटता है। कब? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑफ द वाटर, हैंस देयर बाई प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। उससे क्या होता है जब पंखे उसके घूमने लगते हैं, पानी के ऊपर नीचे होने से पंखे घूमते हैं, पानी का ऊपर हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, उससे क्या हो रहा है? पंखे घूमने लगते हैं। पंखे घूमने की वजह से क्या होता है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है। दिस हैज़ प्रूव्ड वेरी सक्सेसफुल इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे से सक्सेसफुली प्रूव हो चुका है कि हम टाइडल एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। पूरे वर्ल्ड में इसे काफ़ी जगह पर करा जाता है। फिर आगे हमारा जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है? द इनसाइड ऑफ अर्थ इज़ वेरी हॉट बिकॉज ऑफ बरीड मोल्टन मटेरियल। ये कह रहे हैं हमारा जो अर्थ है, अर्थ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा गर्माहट है, बहुत ज़्यादा वेरी हॉट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है? बिकॉज ऑफ बरीड मोल्टन मटेरियल। क्यों? वहाँ पर हमारे दफन जो हैं, ऐसे कुछ मोल्टन पिघले हुए मटेरियल मौजूद हैं जिसकी वजह से अर्थ के अंदर हमारे गहराई में, अर्थ के बिल्कुल बीच में कह सकते हैं, या अर्थ की गहराई में क्या है? बहुत ज़्यादा गर्मी है, अर्थ क्या है? बहुत हॉट है।
दिस हीट कम्स आउट थ्रू हॉट स्प्रिंग्स। तो ये जो हीट होती है ना, ये कुछ हॉट स्प्रिंग्स से बाहर निकल के आती हैं। आपने कहीं देखा होगा, डिस्कवरी पे देखा होगा या कहीं पर ऐसे टीवी में मूवीज़ में देखा होगा कि बहुत ठंडे इलाके होते हैं, बर्फ़ गिर रही है और चारों तरफ बर्फ़ है और बर्फ़ के बीच में क्या है, मतलब हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, रास्ता है और बीच में जो है पानी है, थोड़ा सा झरना टाइप का है, पानी है। मान लो ये पूरा बर्फ़ है, बर्फ़ का रास्ता है, बीच में वहाँ गड्ढा सा है, थोड़ा सा उसमें झरना है, झरना टाइप का छोटा सा, उसमें पानी है और पानी में से बुलबुले निकल रहे हैं, भाप निकल रहा है, यानी भाप निकल रहा है मतलब गर्म है। तो वो जो गर्म पानी इतने ठंडे इलाके में आ रहा है, तो क्या नीचे कोई हीटर लगा के बैठा है, ये नीचे क्या आग जला रहा है या कोयले लगा के बैठा है? नहीं। क्या होता है, ज़मीन के अंदर से कुछ होल जो है पास हो रहे होते हैं ऊपर की तरफ, पूरे ज़मीन के बाहर निकल रहे होते हैं। उस होल के ज़रिए गरम गरम हवा, जो मोल्टेन रॉक, मोल्टेन मटेरियल ज़मीन के अंदर मौजूद है, जिसे हम लावा कहते हैं, जब वो फट के बाहर आता है वो लावा होता है। तो वो कुछ लावा का जो, ये कह सकते हैं हम, कुछ ऐसे लावा जो कनेक्टेड होते हैं या हॉट स्प्रिंग होते हैं, आपने देखा होगा वो हॉट स्प्रिंग्स, गरम गरम वो हवाएं जो है, स्प्रिंग जो है वहाँ से निकल रही होती हैं, कहीं से सुराख हो जाता है, उसके ज़रिए वो पानी गर्म रहता है। आप कई बार ठंडे इलाके में देखने को मिलते हैं। या ऐसा होता है कि पूरी नदी बह रही है, नदी का कोई किनारा ऐसा है जो बहुत गर्म पानी आ रहा है, वहाँ पर थोड़ी सी हवा निकल रही है वहाँ पर, और वहाँ पर पानी गर्म है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हॉट स्प्रिंग होता है, ज़मीन के अंदर एक कोई ऐसा सुराख हो रहा होता है बारीक सा, जहाँ से हवा पास होकर आ रही होती है, और वो हवा गर्म होती है। क्यों? क्योंकि वो मोल्टेन मटेरियल की होती है। मोल्टेन मटेरियल मतलब पिघली हुई, गर्म, तपती हुई, ठीक है, जिसे हम लावा कहते हैं। जो हमारा वॉल्केनो में फटता है तो हमारी गर्मी की वजह से तो फटता है, धुआं निकलता है, आग निकलती है। तो अगर थोड़ा बहुत सुराख इधर उधर कहीं पहुंच जाता है, हवा पास हो जाता है, लीक हो जाता है, तो वो हॉट स्प्रिंग के फॉर्म में निकलता है। और हीट एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। और यही हीट एनर्जी जो कि अर्थ से मिलती है उसे हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। यही हीट एनर्जी जो कि अर्थ से मिलती है इसे हम क्या कहते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। आपने देखा होगा डिस्कवरी में कई बार कि डिस्कवरी में जो होता है, वो आदमी वो घूमने कहीं जा रहा है जैसे, तो उसे ठंड लगती है या बर्फीले इलाके में, तो वो उसे ऐसी जगह ज़रूर ढूंढता है वो जहाँ पर हॉट स्प्रिंग हो। हॉट स्प्रिंग सर्च करिएगा आप कभी, तो वो बर्फीले इलाके में देखने को मिल जाती है जहाँ पर बर्फ़ होती है। या इंसान सोचता है कि इतनी बर्फीले इलाके में गर्म पानी कैसे, तो वो इसी वजह से होता है। ज़मीन के अंदर से कोई गहराई से एक ऐसी एयर प्लेस होती है, या हम ये कह सकते हैं होल पास हो रहा है, जहाँ से हमारी हॉट स्प्रिंग गर्म हवा वो निकल के आ रही होती है और वहाँ का पानी गर्म होता है। हीट फ्रॉम हॉट स्प्रिंग इज़ यूज मेनली फॉर कुकिंग। और ये कह रहे हैं जो गर्मी जो हॉट स्प्रिंग से निकल के आ रही है हीट, ये कुकिंग के लिए, खाना पकाने के लिए भी लोग भाग यूज़ करते हैं। टुडे जियोथर्मल एनर्जी इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और कह रहे हैं आज के ज़माने में हम जियोथर्मल एनर्जी कैसे यूज़ करते हैं? जियोथर्मल एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम ऐसे ही हॉट स्प्रिंग थोड़ी ना ढूंढते रहेंगे खाना पकाने के लिए। वो तो कभी कभी इमरजेंसी में अगर आप कहीं भटक गए, आपको कहीं हॉट स्प्रिंग मिल गया, आपके पास खाने बनाने के बर्तन है, तो आप उस पर जब आपको आग की फॉर्म में, गर्मी की फॉर्म में वहाँ से मिल रहा है, तो उसके ऊपर बर्तन रख के पका लिए, ठीक है। आग नहीं निकलती मगर इतनी गर्माहट होती है जिससे आपका खाना पक सकता है थोड़ी देर में। फिर आया हमारे यहाँ पर टुडे जियोथर्मल एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब, और आज के ज़माने में क्या कर रहे हैं हम लोग? वही जियोथर्मल एनर्जी जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, बिजली बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। द यूएसए हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट फॉलोड बाई न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। ये कह रहे हैं जो हमारा यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट इसके पास मौजूद है। मतलब बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जियोथर्मल पावर प्लांट है वो यूएसए के साथ अंदर मौजूद है, यूएसए के पास है। उसके साथ साथ न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, फिलीपींस है, सेंट्रल अमेरिका है, इन जगहों पर भी, ठीक है। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। ये कह रहे हैं इंडिया के अंदर जो जियोथर्मल प्लांट है वो कहाँ पर मौजूद है? मणिकरण जो है जगह है, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। एंड पूगा वैली इन लद्दाख, और लद्दाख में जो पूगा वैली है वहाँ पर एक हमारा जियोथर्मल प्लांट मौजूद है। जियोथर्मल एनर्जी इज़ अ क्लीन एनर्जी। ये कह रहे हैं जो हमारी जियोथर्मल एनर्जी होती है वो क्लीन एनर्जी होती है, हमारे घर की आग की तरह नहीं होती है कि हम लकड़ी जला रहे हैं तो उससे धुआं निकल रहा है, ठीक है। बट सिंस साइट्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी आर नॉट लोकेटेड एवरीवेयर। मगर ये कह रहे हैं, मगर जैसे कि हमें पता है जो जियोथर्मल एनर्जी, सॉरी एक मिनट,
ये कह रहे हैं जैसे कि हमें पता है हमारा जो जियोथर्मल एनर्जी है वो हर जगह तो वो वाली साइट मौजूद होगी नहीं, हर जगह तो जियोथर्मल एनर्जी निकलनी नहीं होगी, हर जगह तो हॉट स्प्रिंग निकल नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू फुलफिल एनर्जी नीड एट, बस इन्होंने यही ख़त्म कर दिया, बस इसके आगे कुछ होना तो चाहिए था 1-2 लाइन। तो ये कह रहे हैं तो ये प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है कि हम जियोथर्मल एनर्जी को हर जगह यूज़ कर पाएँ, क्यों, कुछ जगह पर ही मौजूद है, ठीक है। तो जहाँ पर मौजूद है वहीं के लोग इस एनर्जी को, इस रिसोर्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइजेज। पहला हमारा क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, हर बार की तरह किस में करना है, बुक में ही करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर स्टेट ट्रू और फॉल्स, ये भी हमें बुक में ही करना है। फिर हमारा है मैच द फॉलोइंग, ये भी हमें किस, मैच द कॉलम ये किस में करना है, ये भी हमें बुक में करना है। फिर आ गया फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी बुक में। फिर आएगा आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ, एक्सरसाइज ई और एक्सरसाइज एफ, ये दोनों हमें किस में करना है, ये हमें करना है कॉपी में। तो आप यहाँ लिख लिए चाहे इन कॉपी, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि आपको याद रहे, खाली जहाँ पर हम लिख रहे हैं वही करिएगा, ई और एफ। स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। पहला है हमारा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, 1 मिनट, ठीक है। पहला हमारा क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसका, पहला क्या है इसका, विच प्रोसेस इज यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, शाफ्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग या ड्रिलिंग या क्वेरिंग। तो लाइमस्टोन को निकालने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग यूज़ करते हैं। इसमें कई अलग अलग स्टेप होते हैं, उस हिसाब से हम करते हैं। प्रोसेस कौन सा है हमारा, ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है। लाइमस्टोन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं हम, ओपन कास्ट माइनिंग यूज़ करते हैं। फिर दूसरा आया क्वेश्चन इसका 2, विच वन ऑफ दीज इज़ मोस्ट कॉमनली यूज फ्यूल इन रूरल किचन। ये पूछ रहे हैं रूरल किचन जो होते हैं, गांव के लोग जो होते हैं, गांव के लोग किचन में अपना यानी खाना वो जो है किस चीज़ पर पकाते हैं, फायरवुड पर, कोल पर, केरोसिन पर या काऊ डंग केक पर। तो हम सबको पता है जो गाँव में ज़्यादातर लोग होते हैं वो काऊ डंग केक बनाते हैं, उसका क्या करते हैं वो काऊ डंग केक पर यानी गोबर के जो कंडे होते हैं उसे सुखा कर क्या कहते हैं वो जलाते हैं, उसे ही यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए। फायरवुड का भी इतना यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका पहले का क्या है हमारा ओपन कास्ट माइनिंग, दूसरे का क्या है काऊ डंग केक। वुड, फायरवुड भी लकड़ियाँ भी यूज़ करते हैं, मगर कुछ गाँव ज़्यादातर लोग बाग इतने अमीर नहीं होते, उनका फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं होता वो कि जिससे वो फायरवुड एफर्ट कर पाएँ या बाकी CNG LPG ये सब एफर्ट कर पाएँ। तो वो काऊ डंग केक उन लोगों के लिए इजी पड़ता है, क्यों, क्योंकि अपने घर के अंदर भैंस होती है, जानवर होते हैं, जिससे वो काऊ डंग केक खुद बनाते हैं और आसानी से उसे यूज़ करते हैं जलाने के लिए। फिर नेक्स्ट आया हमारा 3rd, विच ऑफ दीज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ ऑल्सो रिन्यूएबल। ये कह रहे हैं इन सब में से, ये जो एग्जाम्पल दी हैं इन सब में से कौन सा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि रिन्यूएबल है, मतलब हम रिन्यू कर सकते हैं। तो कोल है, फायरवुड है, पेट्रोल है, ये तीनों रिन्यूएबल नहीं है। ये क्या है हमारा, नॉन रिन्यूएबल है, मतलब जैसे हम रिन्यू नहीं कर सकते, दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक बार हमने जला दिया, इन्हें यूज़ कर लिया तो ख़त्म हो जाएगा। मगर जो हाइडल पावर है, पानी की जो पावर है, वो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार हम टरबाइन घुमा सकते हैं, पानी झरने से गिर रहा है बार बार, और बार बार हम क्या कर रहे हैं, किसी हाइट से पानी गिरा रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, उसके वजह से टरबाइन घूम रहे हैं, टरबाइन घूमने की वजह से क्या हो रहा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो इससे क्या कर रहे हैं, हम बार बार उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रिन्यूएबल सोर्स हो गया। ये कह रहे हैं इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि रिन्यूएबल सोर्स है, तो हमारा कौन सा रिन्यूएबल सोर्स है, यही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसका 4th, विच प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स सच एज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये कह रहे हैं कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो कि कुछ मिनरल जैसे कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को निकालने के लिए, जैसे कि हमारा मिनरल है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इसे निकालने के लिए, इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम उस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, वो बताओ। तो हमने बताया था पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को ड्रिल करके निकाला जाता है। कैसे, ड्रिलिंग करके। तो हमारा इसका क्या हो गया, 4th का हो गया सी ऑप्शन, ड्रिल, ठीक है, ड्रिलिंग के जरिए हम निकालते हैं। फिर आया इन विच स्टेट वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइका, वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइका नॉट फाउंड। मतलब यहाँ जो चारों आपको स्टेट दिए हैं, इस स्टेट, इन स्टेट में से कौन सा एक ऐसा स्टेट है जिसमें माइका नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, जिसमें माइका नहीं मिलता, ऐसा कौन सा स्टेट है।
तो जो हमारा कर्नाटका है वहाँ पर हमारा लाइमस्टोन नहीं मिलता है। कहाँ पर? जो हमारा कर्नाटका है, कर्नाटका में हमारा लाइमस्टोन नहीं मिलता है। ये कह रहे हैं इन विच स्टेट वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइका नॉट फाउंड। इन चारों में से कौन सा स्टेट ऐसा है जिसमें से माइका नहीं मिलता है? तो माइका कहाँ पर नहीं है? हमारा कर्नाटका में नहीं है। ठीक है, कर्नाटका में माइका नहीं मिलता है। फिर आया हमारा नेक्स्ट स्टेट, ट्रू और फॉल्स। पहला क्या है इसका? फर्स्ट क्या है? फायरवुड इज़ द मेन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कह रहे हैं फायरवुड जो है वो मेन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या कह रहे हैं? मेन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? हम अभी हमने पीछे बताया था यहाँ पर, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसे हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। मगर यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? फायरवुड को कह रहे हैं, लकड़ी को कह रहे हैं, आग जलाने वाली लकड़ी जिससे हम आग जलाते हैं, उस लकड़ी को हम नॉन कन्वेंशनल कैसे कह सकते हैं? वो तो रिन्यू भी नहीं हो सकती। एक बार हमने जला दिया तो वो ख़त्म हो जाएगी, राख बन जाएगी, तो वो नॉन कन्वेंशनल नहीं है। ये नॉन कन्वेंशनल तो है ही नहीं, और ये नॉन कन्वेंशनल नहीं कह रहे बल्कि मेन नॉन कन्वेंशनल कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मेन वही है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया हमारा पहला। फिर नेक्स्ट है सेकंड, रॉक्स इन द लिथोस्फेयर हैव अ फिक्स केमिकल कंपोजिशन। ये कह रहे हैं लिथोस्फेयर के अंदर जो रॉक्स होती हैं उसका खुद का अपना फिक्स केमिकल कंपोजिशन होता है। तो ये कह रहे हैं फिक्स नहीं होता, हमारे अलग अलग रॉक्स हैं, अलग अलग उसका डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ एक रॉक का, तो एक रॉक का हो सकता है अपना अलग कंपोजिशन हो, मगर हर रॉक्स का उसके अंदर अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं, तो अलग अलग मिनरल्स के हिसाब से उसका कंपोजिशन भी होगा, केमिकल और फिजिकल उसका फॉर्मूला अलग होगा। ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर अलग होगा। तो ये क्या हो गया? ये भी हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। उसके बाद थर्ड की बात करते हैं, ऑल द मिनरल्स हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक। ये कह रहे हैं जितने भी हमारे मिनरल हैं उसकी खुद की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो हाँ, हर जो मिनरल्स हैं उसकी अपनी कोई खूबी खासियत होती है, उसकी कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है। फिर फोर्थ की बात करते हैं, तो ये है हमारा द नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक। ये कह रहे हैं जो हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था, पीछे पेज नंबर पे जल्दी से आ जाइए, नॉन मेटेलिक मिनरल। ये कह रहे हैं मिनरल विच डू नॉट कंटेन मेटल आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल। और यहाँ पर हमारा दिया होगा कहाँ पर फाउंड होते हैं। एक मिनट, यहाँ पर इन्होंने दिया है, यहाँ पर वैसे दिया नहीं है, एक मिनट यहीं पर दिया है। ये जो हमने बताया था कि मिनरल कितने तरह के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। यहाँ पर बताया था मेटेलिक मिनरल आर कंपोज ऑफ मेटल इन अ रॉ फॉर्म। अ मेटल इज हार्ड सब्सटेंस विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये कहाँ पर मिलता है? मेटल मिनरल्स आर फर्दर क्लासिफाई इनटू फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स विच इज़ आयरन और मैग्नीशियम कार्बोनेट। अच्छा, मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन आयरन और अल्कोहल नॉन फेरस मिनरल। हमारा पूछा क्या है हमारे यहाँ पर? इन्होंने पूछा है नॉन मेटेलिक मिनरल आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। तो नॉन मेटेलिक मिनरल कहाँ पर मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में नहीं मिलते हैं। यहाँ पर हमने पीछे पढ़ा भी था मगर अभी इस टाइम दिखता नहीं है, तो देखते हैं। ये कह रहे हैं मिनरल विच डू नॉट कंटेन मेटल्स आर कॉल्ड, हाँ यहाँ है हमारा, ये रहा, द मेटेलिक मिनरल आर मोस्टली फाउंड इन इग्नियस रॉक वाइल द नॉन मेटेलिक मिनरल आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। ये कह रहे हैं जो हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल होते हैं हमारे सेडिमेंट्री रॉक में होते हैं। और इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? नॉन मेटेलिक मिनरल कहाँ होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में। और इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? नॉन मेटेलिक मिनरल आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ट्रू बात है। ठीक है, ये हमारा ट्रू है। क्यों? क्योंकि नॉन मेटेलिक मिनरल हमारे कहाँ मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में ही मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल? सेडिमेंट्री रॉक में ही मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसका, पहला क्या हमारा फॉल्स है, इसका दूसरा भी फॉल्स है, तीसरा क्या है? ट्रू है, चौथा क्या है? ट्रू है। फिर इसकी मैच द फॉलोइंग्स पे आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग कॉलम। पहला है कोल, पेट्रोल, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड मिल। तो अब कोल कहाँ पर पाया जाता है? मुंबई हाई में, झारखंड में, तारापुर में या गुजरात में। तो कोल वाले ऑप्शन पे आज हम आपको ले आते हैं, जल्दी से कोल वाला पेज खोलिए, यहाँ पर है। अब यहाँ पर तो कोल का तो बहुत सारे ऐसे दिए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट दिए हैं, टाइप ऑफ कोल है। और यहाँ पर इसके फिर स्टेट्स के नाम भी दिए हैं कि कहाँ कहाँ मिलते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा कोल, तो इसमें फिर आगे यहाँ पर नाम दिए हैं आपको। यहाँ देखिए इसमें कौन कौन सी स्टेट्स दी हैं? मुंबई हाई, झारखंड, तारापुर और गुजरात। अब इनमें से देखते हैं कोल कहाँ पर मिलता है। तो कोल कहाँ पर? यहाँ देखिए, यूक्रेन, इंडिया में झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। इसमें तो ये दिया ही नहीं है। इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ दिया है? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन एक्सेट्रा आर द कंट्रीज वेयर द कोल डिपॉजिट आर फाउंड। ग्लोबली बताया इन्होंने, पूरा ऐसा कुछ बताया नहीं है। और यहाँ पर भी ऐसा कुछ दिया नहीं है कि कहाँ पर हमारा कोल मिलता है। तो फिर अब नेक्स्ट देखते हैं पेट्रोलियम वाला देखते हैं। ठीक है, पेट्रोल कहाँ पर हमारा फाउंड होता है?
अब इन कंट्रीज़ में से, इन स्टेट्स में से हम नाम देखते हैं। तो हमारा पेट्रोल कहाँ पर मिलता है, पेट्रोल कहाँ पर मिलता है, जल्दी से बताइए। देखिए अब दिख रहा होगा आपको, 1 मिनट, अब देखिए, ठीक है। तो ये हमारी कंट्रीज़ हैं मुंबई हाई, झारखंड, तारापुर, गुजरात। तो पेट्रोल कहाँ पर फाइंड होता है, पेट्रोल वाले ऑप्शन में आ जाइए। इसकी एग्जांपल देखिए, पेट्रोल कहाँ कहाँ मिलता है। पेट्रोल हमारा यहाँ पर इंडिया के अंदर दिया होगा, इंडिया के स्टेट्स नाम दिए होंगे, जैसे मुंबई हाई। मुंबई हाई आर द एरियाज़ वेयर पेट्रोल इज़ फाउंड। मुंबई हाई एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा पेट्रोल फाउंड होता है। कहाँ पर, मुंबई हाई। मुंबई हाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिसोर्स मौजूद है पेट्रोलियम का। तो पेट्रोल का तो हो गया हमारा मुंबई हाई, दूसरे का क्या हो गया, मुंबई हाई। अब थर्ड पे आ जाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स अभी हमने पढ़ा था, न्यूक्लियर गैस। तो ये कहाँ पर, इंडिया के अंदर कहाँ पर मिलती है, झारखंड, तारापुर, गुजरात में। अब इन तीनों ऑप्शन में से देखना है ना, तो न्यूक्लियर एनर्जी में आ जाइए। न्यूक्लियर पावर है यहाँ पर, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर मौजूद है, अगर ये देखें तो इंडिया के अंदर दिया है यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर। कहाँ पर मौजूद है, तारापुर, महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर, तारापुर, महाराष्ट्र के अंदर मौजूद है न्यूक्लियर पावर प्लांट। वहीं से तो हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिलेगी जब न्यूक्लियर पावर प्लांट लगेगा, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ पर होगा वहीं से तो मिलेगी। तो कहाँ पर है हमारा इंडिया के अंदर, तारापुर, महाराष्ट्र के अंदर। तो इसका क्या हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी का तारापुर, महाराष्ट्र, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड। फिर विंड मिल की बात करें तो विंड मिल कहाँ पर इंडिया के अंदर यूज़ होता है, विंड एनर्जी यानी। तो इंडिया के अंदर यहाँ दिया है कोस्टल स्टेट लाइक गुजरात, महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र हमारे कोस्टल स्टेट हैं जहाँ पर हवाएं काफ़ी चलती हैं, खुले मैदान मिल जाते हैं तो हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से हम विंड एनर्जी को यूज़ कर पाते हैं। तो गुजरात क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। विंड मिल्स कहाँ पर हमारी पाई जाती हैं, गुजरात में। ये हमारा हो गया फोर्थ। अब हमारा बचा कोल। तो कोल कहाँ पर आ जाएगा, झारखंड में आ जाएगा, ठीक है। वैसे एग्जाम्पल दी नहीं है मगर झारखंड में भी कोल पाया जाता है, ठीक है। पहले का क्या, बी का क्या हो गया फर्स्ट, ए का क्या हो गया 2, सी का हो गया 3, डी का हो गया 4। तो इसे आप मैच कर लिएगा, वरना आप ऐसे ही नंबरिंग कर देगा। फिर आ जाते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट है, विंड एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ डैश रिसोर्सेज। ये कह रहे हैं विंड एनर्जी जो है वो हमारी किस फॉर्म की रिसोर्स है। तो हमें पता है वो रिन्यूएबल सोर्स है। किस फॉर्म की, फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जिसे हम रिन्यू कर सकें, फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल। री मतलब दोबारा, न्यू मतलब नया, एबल मतलब लायक, जिसे हम दोबारा रिन्यू कर सकें, इस लायक हों कि हम उसे दोबारा इस्तेमाल कर सकें। जैसे विंड एनर्जी, हवा को हम रोज़ यूज़ कर सकते हैं, रोज़ यूज़ कर सकते हैं, रोज़ यूज़ कर सकते हैं, कभी ख़त्म नहीं होगी। और पेट्रोल लाएंगे 1 लीटर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दोबारा खरीदो, फिर ख़त्म, फिर दोबारा खरीदो। दोबारा हम उसे क्या करते हैं, यूज़ नहीं कर सकते, बस हम खरीद के उसे खर्च करते हैं। फिर सेकेंड है, पेट्रोलियम वॉज मेड फ्रॉम द बरीड रिमेन ऑफ, किससे, एनिमल या ह्यूमन। तो किससे बनता है, हमारा जो पेट्रोलियम बनता है वो ह्यूमन और प्लांट के जो बरीड रिमेन्स बचे होते हैं उससे बनता है। मतलब अब जैसे कि सालों साल, काफ़ी साल पहले ह्यूमन्स भी मरे होंगे, मतलब ह्यूमन भी मरे होंगे, इंसान भी मरे होंगे, और कुछ जानवर भी मरे होंगे, प्लांट भी मरे होंगे। तो उसके मरे हुए जो दफन हो जाते हैं ज़मीन के अंदर, फिर हाई टेम्परेचर होता है ज़मीन के अंदर, बहुत ज़्यादा गर्माहट है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, फिर वो क्या बन जाते हैं, पेट्रोल बन जाते हैं। मगर इसमें मिलियन साल लग जाते हैं। हम सोचें 1-2 दिन में बना लें तो इतना आसान नहीं है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन इसका डी का 3 है हमारा, बायोगैस एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश, ऑब्टेन फ्रॉम कैटल डैश। तो हमें पता है बायोगैस जो एनर्जी होती है हमारी कैटल डंग से मिलती है, यानी जो गोबर होता है उससे मिलती है, ठीक है। कैटल डंग, DUNG, डंग कहते हैं गोबर को, ठीक है। DUNG डंग। पहला क्या है, रिन्यूएबल, RENEW, रिन्यूएबल, एबल। फिर दूसरा है ह्यूमन एंड प्लांट, HUMAN, ह्यूमन, AND एंड PLANT, प्लांट। तीसरा है हमारा डंक। चौथा है हमारा रशिया एंड यूक्रेन पजेसेस अ वास्ट डिपॉजिट ऑफ। ये कह रहे हैं रशिया और जो हमारा यूक्रेन है उसके पास वास्ट डिपॉजिट है किसका, आयरन ओर का। बहुत ज़्यादा आयरन ओर पाया जाता है रशिया और यूक्रेन में, ठीक है। रशिया और यूक्रेन में आयरन ओर में, चाहे आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर दिया होगा आयरन ओर में, आपको दिखा भी देते हैं। एक मिनट, चलिए छोड़िए, इसमें टाइम लगेगा, वैसे हमारा सही है आंसर, ठीक है। आयरन ओर सबसे ज़्यादा पाया जाता है रशिया और यूक्रेन के अंदर। फिर आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे। पहला है इसका एक्सरसाइज ई का, आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज बाय यू इन योर डेली लाइफ। तो ये तो आपका होमवर्क है,
ये कह रहे हैं कोई भी 3 ऐसे कॉमन मिनरल बताओ जो आप लोग अपनी ज़िंदगी में रोज़ इस्तेमाल करते हो। तो आपको पता है आप आयरन यानी लोहे का इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, और नेचुरल गैसेस कैसे सिलेंडर में जो गैस भरी जाती हैं, ठीक है। ऑटो वाले क्या यूज़ करते हैं, हमारे क्या यूज़ करते हैं, गैसेज यूज़ करते हैं। ऑटो में क्या होता है, पेट्रोल नहीं चलता है ना, बैटरी से नहीं चलता है। ई रिक्शा नहीं कह रहा हूँ मैं, जो हमारे अब नए आ रहे हैं CNG वाले, येलो कलर के जो छोटे वाले ऑटो होते हैं, उसमें क्या होता है CNG से चलते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, नेचुरल गैस का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें आपको 3 एग्जाम्पल लिखनी है। आप लिख दिएगा आयरन, पेट्रोल और CNG। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो यूज़ कर ही रहे हैं, आपके पास जो बिजली आ रही है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो है, पानी से ही तो बन रही है, ठीक है। कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो एनर्जी यूज़ हो रही है उससे हम बना रहे हैं एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम रोज़ यूज़ कर रहे हैं। हम विंड एनर्जी यूज़ करते हैं। अच्छा, विंड एनर्जी चलो यूज़ कर रहे हैं कि नहीं यूज़ कर रहे हैं, मैं सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। रोज़ ठंड में जाके छत पर बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, क्यों? क्योंकि हमें धूप लगे, गर्मी लगे हमें, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए और हमारी बॉडी फिट रहे, विटामिन D मिलता है आई थिंक हमें। तो सोलर एनर्जी को हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी यूज़ करते हैं। एक तो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी की हड्डियों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसलिए कहते हैं सुबह सुबह की धूप लेनी चाहिए, सुबह हमें धूप जो होती है उसे लेनी चाहिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये आपको 3 एग्जाम्पल रखनी है। आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2, विच 2 रीजन इन द वर्ल्ड आर रिच इन पेट्रोलियम। ये कह रहे हैं वर्ल्ड के अंदर 2 ऐसे रीजन बताओ जो कि हमारे पेट्रोलियम रिच हैं, सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है। तो पेट्रोलियम वाले ऑप्शन में यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, एक्सरसाइज E क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर देखिए पेट्रोलियम वाले पे। यह है हमारा पेट्रोलियम वाला कॉलम। पेट्रोलियम, आयरन, नेचुरल गैसेस, ये सब हमारे कहाँ पर मिलते हैं। वैसे तो हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम की अगर बात करें, मोस्ट ऑफ इट्स स्टॉक इज लाइंग इन गल्फ रीजन ऑफ मिडिल ईस्ट। हमें पता है सऊदी अरेबिया जो हमारी कंट्री है सबसे ज़्यादा जो है कहाँ, वहाँ पर पेट्रोल पाया जाता है। इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोल इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाई इराक, कुवैत, ईरान एंड UAE। इन्होंने कितने पूछे हैं, इन्होंने बस यहाँ पर पूछा है विच 2 रीजन इन द वर्ल्ड आर रिच इन पेट्रोलियम, खाली 2 रीजन का पूछा है। तो हमें एक पता है गल्फ रीजन यानी हमारा जो सऊदी अरेबिया वाला रीजन है, और उसके साथ बाकी रीजन भी आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है पेज नंबर 116 पर, पेज नंबर 116 116 पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर एक्सरसाइज E। ये है मोस्ट ऑफ इट्स स्टॉक इज लाइंग इन गल्फ रीजन इन मिडिल ईस्ट, अरेबियन कंट्रीज, जैसे कि सऊदी अरेबिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाई इराक, कुवैत, ईरान एंड UAE। अदर रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम आर प्रेजेंट इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका के जो स्टेट हैं कौन कौन से, मैक्सिको, कनाडा एंड USA, ठीक है। तो हम खाली USA तक ही लिख ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने 2 की पूछी है, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। वरना साउथ अमेरिका के जाएंगे तो हमारा 3 स्टेट हो जाएंगे, तीन एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो हमें कितनी देनी है, 2 एग्जाम्पल देनी है। एक हमारा गल्फ रीजन हो गया सऊदी अरबिया में, जिसमें इराक, कुवैत और ईरान ये सब आ जाते हैं। और हमारा अगर हम दूसरे की बात करें जैसे कि हमारा नॉर्थ अमेरिका में, तो मैक्सिको और कनाडा एंड USA। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर हमारा हो गया 2, एक्सरसाइज E हो गया, ठीक है। आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज E हो गया। नॉर्थ अमेरिका से पूरा लेकर हमारा कहाँ से, मोस्ट ऑफ ईस्ट स्टॉक से लेकर हमारा कहाँ तक, USA तक। आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज E का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज क्वेरिंग अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट। ये कह रहे हैं जो क्वेरिंग होता है वो एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट करता है, कैसे इफेक्ट करता है। तो देखो जैसे हमें पता है यहाँ पर क्वेरिंग वाले प्रोसेस में पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये एक्सरसाइज E का। तो इसके लिए हम क्वेरिंग पे आ जाते हैं। हमने पूरा आपको बताया था कि क्वेरिंग कैसे करते हैं, क्या होता है और उससे कैसे करा जाता है, क्यों करा जाता है। तो यहाँ पर आइए क्वेरिंग वाले में। क्वेरिंग इज यूजफुल व्हेन द मिनरल डिपॉजिट इज क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। इन क्वेरिंग द मिनरल आर सिंपली डग आउट फ्रॉम द सरफेस। क्वेरिंग के अंदर क्या होता है, जब हमारे जो सरफेस होता है ना उसे ऊपर से खोदते चले जाते हैं, गड्ढा करते चले जाते हैं। देखिए अब आपको दिख रहा होगा चारों तरफ की ज़मीन कितनी ऊंची है और यहाँ पर कितने गड्ढा है। तो गड्ढा करते चले जाते हैं और जो मिट्टी है उसे जो है क्या कर देते हैं, लूज़ हो जाती है मिट्टी लूज़ होने से क्या होता है, सबसे पहली बात एक तो यहाँ पर सरफेस ऊपर नीचे हो गया, चलो वो तो ठीक है, मगर जो इन्होंने मिट्टी लूज़ करी है वो हवा चलेगी इधर उधर बह के जाएगी, तो उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। तो सॉइल इरोजन एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट है मेरे हिसाब से। जो सॉइल इरोजन है वो क्वेरिंग की वजह से ज़्यादा होता है। तो क्वेरिंग जो होता है उसके बाद इन्हें इसे दबा देना चाहिए, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इतना लंबे समय तक तो ये काम चलता है, उसमें ही ये हमारा क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है।
तो इन्होंने बस ये क्वेश्चन पूछा है कि क्वेरिंग का एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे। ये कह रहे हैं हाउ डज क्वेरिंग इफेक्ट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को क्वेरिंग कैसे इफेक्ट करती है। तो इसके आप अपने आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हमने कॉपी में किया है, तो आपको हम कॉपी दिखा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका 3 है ना, हाउ डज क्वेरिंग इफेक्ट द एनवायरनमेंट। बुक में तो दिया नहीं, तो हम आपको कॉपी में दिखा देते हैं। तो कॉपी में आप जैसे हर बार करते हैं वैसे ही करिएगा। यहाँ पर पार्ट नंबर लिख लीजिएगा, पार्ट हमारा जो है वो लिखना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 लिखना है। यहाँ पर चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा, 3 है। उसके बाद मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज मतलब चैप्टर का नाम। उसके बाद हमें यहाँ पर डेट भी लिखनी है, किस दिन की, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की। फिर एक्सरसाइज ई आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ करके क्वेश्चन 1 लिखिएगा, उसका आंसर करिएगा जितने पेज में, जितनी लाइन में आए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखकर पूरा आंसर लिखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ जाते हैं, जो हमें अभी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पहले क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा पढ़ लिए। हाउ डज क्वेरिंग अफेक्ट द एनवायरनमेंट, क्वेरिंग जो है एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, क्या नुकसान पहुंचाता है, क्या फ़ायदा पहुंचाता है, बस ये हमें बताना है, इफेक्ट बताना है उसका। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 उतारिएगा, हाउ डज क्वेरिंग अफेक्ट द एनवायरनमेंट, क्वेश्चन मार्क के बाद आंसर लिखिएगा, आंसर नंबर 3। क्वेरिंग कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव टू द एनवायरनमेंट, ये कह रहे हैं जो हमारा क्वेरिंग होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा तबाही करने वाली चीज़ हो सकती है या बर्बाद करने वाली चीज़ हो सकती है। कैसे, दे हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कंट्री साइड बाय लिविंग पिट्स एंड हीप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल। ये कह रहे हैं हमारे जो कंट्री साइड हैं, जो हमारे जितनी कंट्री हैं, सोचो कहीं कंट्री के साइड में कहीं पर क्वेरिंग चल रही है। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेरिंग करने पर शोर इतना आएगा, नॉइस पोल्यूशन होगा, मेरे हिसाब से नॉइस पोल्यूशन होगा। जब आप कहीं पर देखते हैं, कहीं पर अगर हमारे गली मोहल्ले में ड्रिलिंग हो रही होती है, छोटी सी मशीन हाथ में लेकर ड्रिल कर रहे होते हैं, तो भी इतना शोर होता है। अगर हम पूरी क्वेरिंग की बात करें तो वहाँ पर इतना शोर होगा। उसके बाद जब वो गड्ढा कर देंगे तो बड़े बड़े गड्ढे छोड़ जाएंगे। उसके बाद और जो वेस्ट मटेरियल जो गंद ज़मीन के अंदर, ज़रूरी थोड़ी ना खाली मिट्टी हो सकता है प्लास्टिक ने, कूड़ा करकट, बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकलेंगी ज़मीन के अंदर से। वो वेस्ट मटेरियल जो है वो पूरा हीप बनाकर, गुच्छा बनाकर वहाँ पर ढेर लगाकर चले जाएंगे। उसके बाद द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कैन ऑल्सो कंटेमिनेट एयर एंड वाटर, जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है इससे हमारी एयर और वाटर, पानी भी गंदा हो रहा होगा, हो सकता है उसके बराबर में ही कहीं पानी का सोर्स हो, कहीं नदी बह रही हो, उसमें जाएगा सारी धूल गंदगी, तो पानी गंदा होगा। और एयर में तो धूल उड़ी रही है, वो गंदगी हो रही है। ठीक है, विद सल्फर डाइऑक्साइड, किस से, सल्फर डाइऑक्साइड से, एंड अदर पॉल्यूटेंट पुटिंग वाइल्ड लाइफ एंड लोकल पॉपुलेशन एट रिस्क। जैसे कि हम क्वेरिंग करते हैं उसमें हमारी नेचुरल गैसेस भी कुछ रिलीज़ होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हमारी मूव कर रही होती हैं इधर उधर, तो उससे हमारी एयर और पानी गंदा हो रहा है, वाटर गंदा हो रहा है। उसके साथ साथ दूसरे पॉल्यूटेंट हैं जो गंदा कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। और पुटिंग वाइल्ड लाइफ एंड लोकल पॉपुलेशन एट रिस्क, और जो ज़िंदगी है वाइल्ड लाइफ की और लोकल पीपल की उन पे रिस्क रखते हैं, उनकी ज़िंदगियों पर रिस्क रखते हैं, वो रिस्क पैदा करते हैं। ठीक है, उनकी ज़िंदगी रिस्क पर रखते हैं, तो इससे क्या होता है, लोगों की ज़िंदगी खतरे में भी रहती है। ठीक है, नई नई बीमारियां पैदा होंगी, ऐसे फिर गंदगी छोड़ के चले जाएंगे वो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मैं कॉपी हटा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर सिचुएबल फॉर रूरल एरियाज़। ये कह रहे हैं रूरल एरियाज़ के लिए कौन से सोर्सेज जो हैं सिचुएबल हैं। तो हमें पता है जो बायोगैस है वो हमारे रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपको दिया भी होगा, बायोगैस पर जाइए, बायोगैस यहाँ पर, द बायोगैस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑर्गेनिक वेस्ट विच इंक्लूड डेड प्लांट। बायोगैस हमने पढ़ा था ना, इसमें दिया होगा। तो यहाँ पर देखिए, plant, animal dung and kitchen waste. Biogas is a mixture of methane and carbon dioxide gases. These gases are released due to the decomposition. Sorry, एक मिनट, अब दिख रहा होगा आपको। These gases are released due to the decomposition of organic waste. This can also produce organic manure. These gases can be used for cooking, heating and lighting. इन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं है कि हमारा जो है हमारा जो रूरल एरियाज़ हैं तो वो उसका मेन सोर्स क्या होगा। तो यहीं से लिखते हैं हम बुक में, यहाँ पर लिखिए, द सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर सुइटेबल फॉर रूरल एरियाज़ आर, यहाँ से सोर्सेज ऑफ एनर्जी सुइटेबल फॉर रूरल एरियाज़ आर कौन कौन से, एक तो हमारा बायोगैस, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा बायोगैस वहाँ पर यूज़ करते हैं लोग बाग। ठीक है, रूरल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा बायोगैस यूज़ करते हैं, बायोगैस। और एक तो बायोगैस हो गया, और हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फायरवुड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फायरवुड यूज़ कर सकते हैं और सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। सोलर एनर्जी कैसे यूज़ कर सकते हैं, मगर जो उसके सोलर पैनल होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, इसलिए सोलर एनर्जी वो लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप एक्सेट्रा लिख दिए, ठीक है, बायोगैस, फायरवुड एक्सेट्रा, बस इतना कर दिए। फिर यहाँ से लिखना है आंसर, ठीक है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर सुटेबल फॉर रूरल एरियाज आर बायोगैस, फायरवुड एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर एफ पे आ जाते हैं हम, एक्सरसाइज एफ पे, आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में डिफरेंस क्या है। कन्वेंशनल और सोर्स और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में डिफरेंस क्या है। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होती है, क्या होती है, जो कि एक बार हम यूज़ कर लें तो हम उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होती है जो कि हम एक बार यूज़ कर लें तो हम उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं, मतलब वी कैन रिन्यू इट, हम उसे रिन्यू कर सकते हैं। तो इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हमने कॉपी में किया है, बुक में तो आपको इतना दिया नहीं है और बहुत बड़ा दिया है, ऐसा कुछ डायरेक्ट नॉलेज नहीं दी है इसकी, मतलब कि क्या होता है, बस एग्जाम्पल बताइए कि कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती। तो ये बताना है हमें कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती हैं उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो कॉपी में ही हमने आंसर लिखा है, कॉपी ओपन करिए और फिर नेक्स्ट पेज पे, मतलब एक्सरसाइज ई जब पूरी हो जाए, यहाँ पर एक्सरसाइज ई जब आपकी पूरी हो जाए उसके बाद नेक्स्ट पेज पे लिखिएगा एक्सरसाइज एफ, आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट लिखिएगा। यहाँ पर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर द नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज विच आर, ये रिसोर्सेज है स्टूडेंट, थोड़ा गंदा हो गया है, RESOUR, ठीक है। कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, जो कि हमारे लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, एंड आर बीइंग यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जो कि हम बहुत लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं, लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं और जिसकी लिमिटेड क्वान्टिटी है। दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, और उसे हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं बिकॉज एज वंस दे आर डिप्लीटेड दे कैन नॉट बी जनरेटेड एट द स्पीड विच कैन सस्टेन इट्स कंजप्शन रेट। ये कह रहे हैं क्यों हम इसे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर एक बार हम इसे ख़त्म कर देंगे तो वो इतनी जल्दी नहीं बना पाएगा कि उसके जो ख़त्म होने का रेट है उसे बनने के रेट को वो बराबर कर पाए या जनरेट के रेट को उसे सस्टेन कर पाए, ठीक है। हम उसे सस्टेन नहीं कर सकते उसके कंजप्शन रेट को। जैसे एग्जांपल है पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, इन्हें हमें एक बार यूज़ कर लिया तो दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगी। फिर आया हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर द एनर्जी सोर्सेज विच आर कंटिन्यूसली रिप्लेनिश बाय नेचुरल प्रोसेस। ये कह रहे हैं एनर्जी सोर्सेज, ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो कि कंटिन्यूसली रिप्लेनिश होते हैं, मतलब बार बार बदलते रहते हैं, बार बार बनते रहते हैं, ठीक है, बार बार नेचुरल प्रोसेस के जरिए वो बनते रहेंगे। दीज कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड ईजिली, इसे हम आसानी से एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। कैन बी जनरेटेड कॉन्स्टेंटली सो कैन बी यूज़ अगेन एंड अगेन, और ये लगातार बनता रहता है, हम इधर यूज़ करते हैं फिर बनता है, फिर यूज़ करते हैं फिर बनता है, इसलिए हम उसे अगेन अगेन दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इसकी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोमास एनर्जी एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की फुल डेफिनेशन हो गई। कन्वेंशनल हमारा क्या है, नॉन रिन्यूएबल, और नॉन कन्वेंशनल हमारा क्या है, रिन्यूएबल, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोगैस एंड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस और बायोगैस के बीच में डिफरेंस क्या है हमें ये बताना है, तो हमारा बुक से ही ले लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज एफ, डिफरेंस बिटवीन बायोगैस एंड नेचुरल गैस। तो यहाँ पर आ जाइए नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस क्या होता है, नेचुरल गैस फाउंड विद पेट्रोलियम डिपोजिट, इट रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस, इट कैन बी यूज एज डोमेस्टिक एंड इन इंडस्ट्रियल फील्ड, ठीक है, क्या, इंडस्ट्रियल फील्ड। तो हमारा क्या हो गया, नेचुरल गैस की डेफिनेशन हो गई, यहाँ से कहाँ से, यहाँ से हमारी नेचुरल गैस की डेफिनेशन हो गई, यहाँ तक ही लिख लिए बस, इंडस्ट्रियल फील्ड। अब बात कर रहे हैं बायोगैस, क्या क्या पूछा है इन्होंने, नेचुरल गैस और बायोगैस पूछा है ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, नेचुरल गैस एंड बायोगैस। बायोगैस क्या होती है, तो बायोगैस एनर्जी दिया है यहाँ पर, तो बायोगैस के बारे में हमें पता है, द गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस, जो हमारे गैसियस फ्यूल होते हैं हम उसे बायोगैस कहते हैं। कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑर्गेनिक वेस्ट, ये हम ऑर्गेनिक वेस्ट से ऑब्टेन कर सकते हैं बायोगैस, ठीक है। बायोगैस हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट से ऑब्टेन कर सकते हैं, विच इंक्लूड डेड प्लांट्स, जिसमें डेड प्लांट्स आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट में कौन कौन से, डेड प्लांट्स, नेक्स्ट यहाँ पर डेड प्लांट्स, एनिमल्स डंग्स एंड किचन वेस्ट, ठीक है। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दीज गैसेस आर रिलीज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट।
दिस कैन ऑल्सो प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैन्योर, बस इतना ही लिखना है, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट तक लिखना है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर 2 हो गया एक्सरसाइज एफ का। एक्सरसाइज एफ का कहाँ से, पहले हमें पेट्रोलियम वाले में लिखना होगा, पेट्रोलियम वाले में, ठीक है, यहाँ से पेट्रोलियम वाले में ये आंसर नंबर 2 हमारा ये हो गया, एक्सरसाइज एफ है। आंसर नंबर 2 का पहला पॉइंट, आंसर नंबर 2 का पहला पॉइंट मैंने एक पॉइंट बनाया, यानी आंसर नंबर 2 का पहला पॉइंट कहाँ से, नेचुरल गैस से लेकर पूरा कहाँ तक, फ्यूल तक, ठीक है, नेचुरल गैस से लेकर फ्यूल तक। ये हमारा आंसर नंबर 2 का पहला पॉइंट हो गया स्टूडेंट, ठीक है, आंसर नंबर 2 का पहला पॉइंट एक्सरसाइज एफ। इसका दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर नेचुरल गैस के बारे में लिख दिया, बायोगैस के बारे में जो लिखना है ये यहाँ है। आंसर नंबर 2 यहाँ पर लिख लिए, आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज एफ, इसका दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट, ठीक है, यहाँ से द गैसेस से लिखा, मतलब जब आप ये पूरा लिख लें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें नेचुरल गैस से लेकर फ्यूल तक, उसके बाद आपको यहाँ से लिखना है द गैसियस फ्यूल, मतलब ये हेडिंग लिखनी है आपको, नेचुरल गैस लिख के फिर उसके बारे में लिखना है। फिर बायोगैस को लिखकर, एनर्जी मत लिखिएगा, खाली बायोगैस लिखकर यहाँ तक, ये नहीं, ये नहीं, ठीक है, ये नहीं, बायोगैस लिखकर फिर यहाँ से स्टार्ट करना है द गैसियस से लेकर पूरा ये वाली लाइन पूरी प्लांट तक, डेड प्लांट के बाद फिर यहाँ से पूरा एनिमल से लेकर पूरा ऑर्गेनिक वेस्ट तक। यहाँ पर आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज एफ कंप्लीट हो जाएगा, 2 का दूसरा पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा इस जगह, ठीक है स्टूडेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। ये कह रहे हैं फेरस और नॉन फेरस मिनरल में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर आ जाइए जल्दी से, हम मिनरल पर पहुँचते हैं, और इसमें हमने पढ़ा था फेरस और नॉन फेरस मिनरल। तो हमने बताया था फेरस मिनरल उसे कहते हैं जिसमें हमारे क्या होते हैं, आयरन मौजूद होता है। यहाँ पर है ना हमारा, यहाँ पर दिया है फेरस मिनरल, मिनरल विच कंटेन आयरन आर कॉल्ड फेरस मिनरल। फेरस मिनरल किसे कहते हैं, मिनरल विच कंटेन आयरन आर कॉल्ड फेरस मिनरल। और उसके बाद यहाँ पर लिया है मिनरल विच डू नॉट कंटेन आयरन आर कॉल्ड नॉन फेरस मिनरल। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोबारा जल्दी से क्वेश्चन ओपन करिए। क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल। तो यहाँ पर लिखिएगा डिफरेंस बिटवीन नॉन, या ऐसी रहने दिए, पेज नंबर, डायरेक्ट पेज नंबर कहाँ पर पहुँचते हैं हम, पेज नंबर 111, ठीक है, पेज नंबर 111 पे आइए। यहीं पर आंसर नंबर 3 है हमारा, आंसर नंबर देखिए कौन सा है, आंसर नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल। तो यहाँ पर लिखिए मिनरल विच कंटेन आयरन ओर आर कॉल्ड फेरस मिनरल। पहले हेडिंग लिखिएगा, पहले लिखिएगा FERROUS फेरस मिनरल, फेरस मिनरल करके उसके आगे से ऐसे डॉट बना के ऐसे लिख के, ठीक है, ऐसे लाइन करके फेरस मिनरल लिखिएगा। उसके बाद यहाँ से लिखिएगा मिनरल विच कंटेन आयरन आर कॉल्ड फेरस मिनरल। आंसर नंबर 3 हो गया, एक्सरसाइज एफ हो गया, उसका पहला पॉइंट हो गया। फिर नॉन फेरस मिनरल की डेफिनेशन लिखनी है, तो यहाँ से लिखिएगा मिनरल विच डू नॉट कंटेन आयरन और आयरन आर कॉल्ड नॉन फेरस मिनरल्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ दी हैं, ये है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड एक्सेट्रा। ये किसकी एग्जाम्पल है हमारी, नॉन फेरस मिनरल की, आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन फेरस मिनरल। तो एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा, फिर एग्जाम्पल करके लिखिएगा, ये पूरा लिखिएगा, ये पूरा लिखना है आपको, मिनरल्स तक नहीं लिखना है आपको, पूरा लिखना है आपको। मिनरल्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन फेरस मिनरल, ठीक है। और यहाँ पर हेडिंग क्या लिखेंगे, मतलब छोटी सी जो हम पॉइंट लिखते हैं ना, नाम लिखते हैं, उसके बाद ही तो हम डेफिनेशन लिखते हैं, FERROUS नॉन फेरस मिनरल करके ये वाली डेफिनेशन लिखिएगा। तो दोनों का हमारा डिफरेंस हो जाएगा। ऐसे करके पॉइंट बनाइएगा, ऐसे लाइन करके पूरा नॉन फेरस मिनरल लिख के उसके बाद यहाँ से पूरा यहाँ तक लिखिएगा। और फेरस मिनरल लिख के हमें लिखना है मिनरल विच कंटेन आयरन और आर कॉल्ड फेरस मिनरल, ठीक है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या होगा, आंसर नंबर 3 हो गया हमारा, ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया, नॉन फेरस मिनरल की डेफिनेशन हो गई, एक्सरसाइज एफ है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, जल्दी से क्वेश्चन आंसर ओपन करिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल में डिफरेंस क्या है, ये भी हमारा पेज नंबर 111 पे ही मौजूद है, पेज नंबर 111 पे मौजूद है। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल मैंने बताया, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल अभी मैंने आपको बताया है।
ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए जल्दी से, मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल किसे कहते हैं? मेटेलिक मिनरल आर कंपोज ऑफ मेटल इन अ रॉ फॉर्म। ठीक है, मेटेलिक मिनरल किसे कहते हैं? मेटेलिक मिनरल आर कंपोज ऑफ मिनरल इन अ रो फॉर्म। अ मेटल इज अ हार्ड सब्सटेंस विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हैव अ टिपिकल लस्टर विच इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर, ये तो एग्जाम्पल है मेटेलिक मिनरल की नहीं है, ठीक है, मेटल्स की एग्जाम्पल। उसके बाद हम नॉन मेटेलिक की बात करते हैं। मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन मेटल आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल। लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम एंड मिनरल्स फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम आंसर नंबर 4, एक्सरसाइज F। पहला मेटेलिक मिनरल करके यहाँ से लिखिएगा मेटेलिक मिनरल्स आर कंपोज ऑफ मेटल्स इन अ रो फॉर्म। ठीक है, और मेटल क्या होता है हमने यहाँ पर फिर मेटल डिफाइन किया। मेटल इज अ हार्ड सब्सटेंस विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हैव अ टिपिकल लस्टर्स विच इज़ कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। एग्जाम्पल दे दी पूरी, यहाँ तक आपको लिखना है। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन और बॉक्साइड एक्सेट्रा, यहाँ तक लिखना है आपको। मेटेलिक मिनरल की डेफिनेशन आंसर नंबर 4 में, मेटेलिक मिनरल की डेफिनेशन मेटल से लेकर पूरा मेटेलिक से लेकर कहाँ तक, एक्सेट्रा तक, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक। फिर नॉन मेटेलिक मिनरल पूरी है नाम लिख के, फिर नॉन मेटेलिक मिनरल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर ख़त्म होगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर 4 ख़त्म हो जाएगा एक्सरसाइज F का। ये नॉन मेटेलिक मिनरल की डेफिनेशन हो गई दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट मेटेलिक मिनरल की डेफिनेशन हो गई। आंसर नंबर 4 की मेटेलिक मिनरल की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक, नॉन मेटेलिक की यहाँ से यहाँ तक पूरी। ठीक है, यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल भी आ गई। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 111 पे है। और ये जो होमवर्क दिया है ये तो बहुत आसान है, आप अपने आप इसका आंसर लिख दिए। जैसे कि हम ये पूछा इन्होंने अपनी डेली लाइफ में कोई 3 ऐसे नाम बताओ जो कि आप मिनरल हो यूज़ करते हो। तो हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, आयरन यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस यूज़ करते हैं। चलिए मैं ही लिख देता हूँ, तो आप यहाँ पर खुद मत लिखिए, हम लिख देते हैं पेट्रोलियम, इसका आंसर भी हम भी लिख देते हैं पेट्रोलियम। आयरन, लोहा तो हम यूज़ करते हैं, हर कोई अपने घरों में यूज़ करता है लोहे के बर्तन। ठीक है, और नेचुरल गैस, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, होमवर्क हटा दिए, अब हमने करा दिया तो होमवर्क किस बात का, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, पेट्रोलियम, आयरन और नेचुरल गैस, ये हमारे 3 ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हम डेली यूज़ करते हैं। अब जल्दी से आप इसकी कंटेंट पे आ जाइए, सिलेबस पे आ जाइए। ज्योग्राफी का क्या है हमारा, मिनरल एंड पावर रिसोर्स, आखिरी चैप्टर था हाफिली का। 3 और 4 हमें 2 और 3 हमें पढ़ना है, जिसमें आज हमने कराया मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। इसका पार्ट नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये ओवरऑल पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लास्ट में आप मेंशन कर दिए हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीटेड। क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर लिख दिए अपनी बुक में हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीटेड। आप अपनी राइटिंग में अच्छा सजा के लिखना चाहें तो सजा के लिख दिएगा, मेरी तो ऐसी जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीटेड यहाँ पर लिख दिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा इसका चैप्टर लास्ट चैप्टर था हाफ ईयरली का। अब हमारा जो बाकी रह गया है वो रह गया है हमारा हिस्ट्री का 2 चैप्टर, रूलिंग 4th और 5, और सिविक्स का 2 चैप्टर 3 और 4। तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर हिस्ट्री और सिविक्स में से पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।